देखो सब लोग ध्यान से बेटा, अंडर चैप्टर 6A सेक्शन 80C से चालू होते हैं और खत्म होंगे 80U पे। सब लोग देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखोगे। 80C से 80 वाली रिडक्शन, सबसे पहली चीज क्या याद रखोगे पता है? इफ assessee और इधर लिखता हूं डज नॉट फॉलो, क्या बराबर है ना? तो ऑल डिडक्शंस आर अलाउड, बराबर है। और यहां पे बोला जाएगा नो डिडक्शंस अलाउड एक्सेप्ट, क्या बोला? 80CCD टू 80CCH टू एंड 80JJ। मतलब अगर तुम 115 BSc फॉलो कर रहे हो तो तुमको चैप्टर 6 से हम कोई डिडक्शन नहीं देने वाले भाई साहब, ना 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 ना। लेकिन थोड़ी दया है, बोला जाओ 80CCD 2 ले लेना, 80CCH 2 ले लेना और 80JJ वाला डिडक्शन ले लेना, वो हम तुमको दे देंगे। लेकिन ये तीन के अलावा कोई और डिडक्शन हम तुमको अलाउ नहीं करेंगे, याद रहेगा। और अगर तुम 115 BSc फॉलो नहीं कर रहे हो तो भाई जो भी डिडक्शन तुमको अवेलेबल है सारे डिडक्शन हम तुमको अलाउ कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो पहली जरूरी बात ये याद रखिए। दूसरी जरूरी बात, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, बराबर है ना? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A shall not be allowed from following incomes। ये तुमको ऑलरेडी मालूम है। ऐसी कौन सी इनकम है जहां पे से चैप्टर 6 के डिडक्शन को क्लेम करना अलाउड नहीं है? एक उसका लिस्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना? नंबर 1 LTCJ अंडर सेक्शन 112, फिर वापस से LTCG 112A, बराबर ना? 112A में से भी नहीं मिलेगा। फिर STCG अंडर सेक्शन 111A, फिर विनिंग्स अंडर सेक्शन 115 BB और 115 BB से। ऑनलाइन विनिंग्स जो होती है ना, उसमें से भी नहीं मिलता है ना? फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अनएक्सप्लेन्ड इनकम्स, जो क्या रेट पे टैक्सेबल होती है? 60% अंडर सेक्शन 115 BBE and certain specified incomes of नॉन रेसिडेंट, जैसे 115A है, 115AC है, एक्सेट्रा, बराबर है ना? लेकिन ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट तुम इस पर ध्यान नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये तुमको फाइनल CA में ये सारी इनकम्स पढ़ाई जाती है। समझ में आ रहा है?
हेलो, फाइनल सीए में जब जाओगे तो ये वाले सेक्शंस की स्पेशल इनकम्स जो है नॉन रेसिडेंट्स वाली, वो तुम वहां पे पढ़ते हो। तो वो इनकम्स में से भी चैप्टर 6 के डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इतना खाली याद रखना है बस, लेकिन अगर याद नहीं भी रहा तो भी चलेगा, तुमको खाली ये इनकम्स याद रख लेनी है, 1 2 3 4 5। ये 5 में से कोई भी इनकम दिखी तो तुम यहाँ पे चैप्टर 6 का डिडक्शन क्लेम मत करना, बराबर है। चलो अब और एक चीज बताता हूँ, ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, जो 80 से 80 वाला डिडक्शन है ना, इसमें बोला है कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ व्हाट, जीटीआई। यानी कि डिडक्शंस क्लेम करने के बाद जो तुम्हारी टोटल इनकम आएगी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। या तो वो पॉजिटिव बचनी चाहिए या तो नील होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी टोटल इनकम का फिगर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो टोटल इनकम का फिगर तो साला नेगेटिव आ जाएगा अगर हम चैप्टर 6 का डिडक्शन जीटीआई से ज्यादा क्लेम कर लेंगे तो। समझ में आ रहा है? तो इसलिए तुमको तुम्हारे जीटीआई तक तुम्हारे डिडक्शंस को क्या करना पड़ता है, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, तुम तुम्हारी जीटीआई निकालोगे, क्या निकालोगे। अब वो जीटीआई में स्पेशल इनकम्स होगी, उसको थोड़ी देर के लिए साइड में करना पड़ेगा। कौन सी वाली, ये वाली इनकम्स, इसको साइड में करो, क्योंकि यहाँ से चैप्टर 6 का डिडक्शन, हाँ डिडक्शन लेने के बाद इन इनकम्स को वापस से ऐड कर लेना, क्योंकि टोटल इनकम में ये इनकम्स तो दिखानी ही पड़ेगी ना, समझे कि नहीं। तो पहले तो जीटीआई निकालो, उसमें से ये सारी स्पेशल इनकम्स को थोड़ा सा साइड में करो, तो बैलेंस जीटीआई जो बचेगी उसमें से तुमको चैप्टर 6 का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन याद रखना, जो चैप्टर 6 का डिडक्शन है उसका अमाउंट तुम्हारी जो जीटीआई है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर डिडक्शंस का जो एग्रीगेट अमाउंट है वो तुम्हारी जीटीआई से ज्यादा आ गया तो तुमको तुम्हारी डिडक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट ऑफ दैट जीटीआई। समझ में आ रहा है? तो जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ डिडक्शंस होंगे जो जीटीआई के ओवर एंड अबाउ होंगे वो इग्नोर हो जाएंगे, उसका तुमको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? चलो, ये था 2 3 जरूरी बात जो तुमको याद रखना है। कि पहला, कि चैप्टर 6 का डिडक्शन 115 बीएससी फॉलो करोगे तो नहीं मिलेगा, सिवाय ये 3 के, बराबर है। दूसरा, ये वाले इनकम्स में से चैप्टर 6 का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तीसरा, चैप्टर 6 का डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ योर जीटीआई। बस ये 3 बातें एकदम तुम्हारे दिमाग में खोपड़ी में सेट करके रखो, बराबर। अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, अलग अलग डिडक्शंस पढ़ने। अब हमारे डिडक्शन है ना, उसकी एक सीरीज है। कुछ डिडक्शन है ना वो 80C की सीरीज में, फिर कुछ डिडक्शन है वो 80D की सीरीज में, तो कुछ डिडक्शंस आएंगे वो 80E की सीरीज में, फिर कोई 80G की सीरीज में। समझ में आ रहा है? फिर आई की सीरीज भी आती है, 80I की भी सीरीज आती है, बराबर है ना। लेकिन ये सीरीज तुमको करनी है नहीं, ये तुमको फाइनल सीए में है। ये कहाँ पढ़नी है? तो इधर इंटर में तुमको 80I की सीरीज वाला कोई भी डिडक्शन नहीं पढ़ाया जाएगा, बराबर है ना। फिर 80 JJ आता है, क्या आता है? JJ। फिर आता है 80QQB। फिर आता है 80RRB। फिर आता है 80TTA जो मैंने तुमको ऑलरेडी पढ़ाया है, और 80TTB भी आता है, ये भी मैंने तुमको पढ़ाया है, बराबर है। तो तुमको टोटल इतने डिडक्शंस करने हैं नहीं। 80C की सीरीज में CCC पढ़ना पड़ेगा, CCD आएगा, फिर उसके बाद 80CCE आएगा, फिर 80CCH आता है। तो ये तो खाली सी की सीरीज वाले डिडक्शंस है। फिर 80D की सीरीज में 80D आएगा, डबल D आएगा, DDB आएगा, अरे हाँ है ना। और 80DD के साथ यहाँ पे हम 80U को भी कवर कर ही लेते हैं, यहीं पे हम 80U को भी साथ में कवर कर लेते हैं। किसके साथ? 80DD के साथ। समझ में आ रहा है? 80DD के साथ हम 80U को भी यहाँ पे साथ में कवर कर लेते हैं। फिर 80E की सीरीज में डबल E आएगा,
डबल ई ए आएगा, फिर ई ई बी आएगा, बराबर है। फिर जी की सीरीज में डबल जी आएगा, जी जी ए आएगा, फिर जी जी बी आएगा और जी जी टी आएगा। इतने सारे डिडक्शंस तुमको पढ़ के जाने एग्जाम में। काउंटिंग कर लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये 23 में से भी कोई भी डिडक्शन खुदक के तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब हर एक डिडक्शन तुमको अच्छे से करना है और उसको याद भी रखना है। जिसमें से खास करके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैं तुमको बता देता हूँ कि इनको तो तुम छोड़ ही नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है? 80C, 80D, 80E और 80G, इनको तो तुम छोड़ ही नहीं सकते हो। 80TT और 80TT इनको बिल्कुल छोड़े बिना जा ही नहीं सकते, मतलब इनको छोड़ के जा ही नहीं सकते एग्जाम, क्योंकि इसमें से कोई भी डिडक्शन तुमको आ सकता है। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम इसी को क्या करते हैं वो लोग, रिपीट करते हैं ये वाले डिडक्शन। हाँ, लेकिन इसके साथ कॉम्बिनेशन में दूसरे कोई भी डिडक्शन हो सकते हैं तुमको। फिर समझ में आ रहा है? तो दूसरे डिडक्शन भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो कॉम्बिनेशन बना के, अभी टोटल इनकम का क्वेश्चन होगा, टोटल इनकम के अंदर वो लोग, क्वेश्चन के अंदर वो लोग एक साथ 4 4 डिडक्शन डाल देंगे, कभी कभी एक साथ 3 3 डिडक्शन डालेंगे। एक तो तुमको कंफर्म, जो मैंने हाईलाइट किया उसमें से तो कोई एक तो कंफर्म दिख ही रहा होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन उसके साथ साथ तुमको बाकी के भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलो एक एक करके सारे डिडक्शंस को खत्म करेंगे। सबसे ज्यादा जो तुम्हारा टाइम कंज्यूम होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है। एक बार 80C खत्म हो गया ना, उसके बाद ये इतने इजी है ना ये डिडक्शंस कि तुम चालू करोगे खत्म होगा, चालू करोगे खत्म होगा, चालू करोगे खत्म होगा, इतने इजी डिडक्शंस है। और तुम्हारा थोड़ा कंसंट्रेशन होना चाहिए, जरा सा ध्यान देना है बस, और हर एक डिडक्शन तुमको इजी लगेगा, वो मेरी गारंटी है। बराबर है? तो अब समझो, सबसे पहले है ना हम लोग कौन सा डिडक्शन करेंगे, सी का। अब देखो सी की जो सीरीज है ना, सी की सीरीज को मैं बोलता हूँ कॉन्ट्रीब्यूशंस। कॉन्ट्रीब्यूशंस और पेमेंट्स। सी फॉर क्या होता है? सी फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस और पेमेंट्स। तो कुछ स्पेसिफिक टाइप के कॉन्ट्रीब्यूशन, स्पेसिफिक टाइप की जो पेमेंट्स कर रहे हो, उसके लिए तुमको सी की सीरीज वाले ये डिडक्शन मिलते हैं। डी की ये जो सीरीज है ना, डी की सीरीज, डी की सीरीज मतलब दवा दारू बीमारी, हॉस्पिटल्स दिखेंगे, दवाइयां दिखेंगी, बीमार लोग दिखेंगे, समझ जाओ डी की सीरीज वाला कोई डिडक्शन आ रहा है। ट्रीटमेंट वीटमेंट हो रहा है, हैंडीकैप हैंडीकैप दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो डी की सीरीज वाला कोई डिडक्शन है, ये मान के चल जाओ। समझ में आ रहा है? अब ई बोले तो एजुकेशन, ई बोले तो, और देखो ई के बाद कुछ ई एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो ई की सीरीज में एजुकेशन भी है, ई की सीरीज में समथिंग एक्स्ट्रा, ई फॉर एक्स्ट्रा भी है। तो कुछ इंटरेस्ट जो तुम क्लेम नहीं कर पाते हो, वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो तुम क्लेम नहीं कर पाते हो, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, याद करो 2 लाख तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है हाउस प्रॉपर्टी में से। तो 2 लाख के ऊपर का जो भी इंटरेस्ट होता है, क्या वो तुमको मिलता है? यहाँ मिल जाएगा। वही एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अलाउ करने के लिए ये वाले सेक्शंस बनाए हैं। समझ में आ रहा है? फिर तुम जी की सीरीज देखो, तो जी बोले तो गांव वालों को पैसे बांटो, जी बोले तो गांव वालों को मतलब डोनेशंस करो। तो जो डोनेशंस है, गांव वालों को पैसे बांट रहे हो, वो सब जी की सीरीज में आएंगे। और डबल जी मतलब घर घर, यहाँ में घर घर खेली, तो तुम्हारे घर का अगर तुम रेंट वेंट दोगे, जी जी बोले तो घर घर, मतलब अगर तुमने तुम्हारे घर का रेंट दिया, तो वो घर का रेंट, उसके लिए तुमको एचआरए का एग्जाम्पशन मिलता है, याद करो। लेकिन वो तो तभी मिलेगा ना जब तुमको एचआरए इनकम मिली होगी। एचआरए नहीं मिल रहा है और घर का रेंट पे कर रहे हो, तो उसके लिए तुमको 80 जीजी का डिडक्शन मिलता है। समझ में आ रहा है? फिर डबल जे डबल ए क्यू क्यू बी आर आर बी टी टी ए टी टी बी, ये खाली तुमको ऐसे ही याद रखने हैं। बराबर है ना? तो अब समझो, हम लोग चलते हैं 80C पे। कौन सा सेक्शन है पहला? चलो देखते हैं सेक्शन में क्या छुपा हुआ है।
ये मैंने तुमको वो नोट्स भेज दिए ना, वो वाले क्लबिंग और सेट ऑफ की, आ गई है ना? दिया तूने, भेज दी बेटा। चलो, ये देखो, ये सेक्शन नंबर से सारे इतने सारे डिडक्शन तुमको करके जाने, ये तो खाली जीजी तक लिखा है, फिर ये सारे डिडक्शन दिए तुमको, दिख रहा है? कलर कलर, ब्लू कलर और कलर कलर, पिंक कलर। पढ़ो, ये मैंने तुमको ऑलरेडी लिखा है, ये ऑलरेडी अभी लिखा था, ये दोनों जो मेरी नोट्स में अभी शेयर करूंगा उसमें ऑलरेडी ये चीजें हैं, टेंशन नहीं लेने का, बराबर? फिर ये चीजें भी मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की, बराबर है ना? फिर ये पढ़ लो थोड़ा सा, एक बार ये पढ़ लो पूरा। यही तो मैंने बताया, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी चीजें ना, सब कुछ मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब हम लोग सबसे पहला डिडक्शन उठाएंगे, और प्लीज यहाँ पे सावधान रहना, एटीसी का डिडक्शन बहुत इजी है। सिंपल बोलता है कि अगर तुम एक इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो तो ही तुम ये डिडक्शन ले पाओगे। मतलब एटीसी वाला डिडक्शन किसी भी एसएससी को मिल जाएगा कि खाली इंडिविजुअल या एचयूएफ को मिलेगा? अब ऐसा कहीं पे नहीं बोला है कि तुम्हारा रेसिडेंट होना जरूरी है, क्योंकि देखो कुछ डिडक्शन आएंगे आगे, वो खाली तभी मिलते हैं जब तुम एक रेसिडेंट हो। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे एटीसी में कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है कि तुम रेसिडेंट होगे तो ही तुमको एटीसी का क्या मिलेगा, डिडक्शन। इवन नॉन रेसिडेंट होंगे उसको भी एटीसी का क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। लेकिन रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट जो असेसी है वो क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए या एचयूएफ। तो असेसी कौन है? एलिजिबल असेसी, जिसको क्या मिलने वाला है, एटीसी का डिडक्शन। वो होगा कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ, जो रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, याद रहेगा? अब इस एलिजिबल असेसी को अगर एटीसी का डिडक्शन चाहिए तो इस असेसी को क्या करना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफाई किए गए पेमेंट्स या इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। सो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एटीसी के अंदर स्पेसिफाई किए गए पेमेंट्स या इन्वेस्टमेंट्स अगर तुमने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किए होंगे तो वो पेमेंट्स या इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट अब हम तुमको आके एटीसी में क्या कर देंगे, डिडक्शन दे देंगे। लेकिन तुमको एटीसी का डिडक्शन चाहिए तो तुमको इनमें से कोई भी पेमेंट्स या इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो वो पेमेंट्स या इन्वेस्टमेंट कौन से हैं, उनको एटीसी के अंदर स्पेसिफाई किया है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो वो पेमेंट्स या इन्वेस्टमेंट कौन से हैं, एक नंबर, फिर दो, तीन, चार, पाँच, छ, फिर सात, आठ, फिर नौ, 10, 11, 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 18। टोटल 18 पेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स बताई गई है, और हर एक पेमेंट के अंदर है ना कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा तुमको। एटीसी का बल्क इसलिए ज्यादा है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी पेमेंट्स बोली है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स बोले, और हर एक पेमेंट और इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन लेने के समय पे तुमको कुछ ना कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी, इसलिए ये सेक्शन थोड़ा बड़ा हो जाता है कुछ नहीं सेक्शन में, झंडू सेक्शन है। बोला अगर तुम एक रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ हो, या नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ हो, और तुमने ये 18 में से कोई भी पेमेंट्स या इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो पेमेंट्स या इन्वेस्टमेंट हम एटीसी में क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। उसका जितना भी एग्रीगेट अमाउंट होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये जो पेमेंट्स किए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये जो इन्वेस्टमेंट्स किया, उसका जितना भी एग्रीगेट अमाउंट होगा, वो एग्रीगेट अमाउंट हम तुमको एटीसी में अलाउ करेंगे एज अ डिडक्शन, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,50,000। एटीसी में मिलने वाला डिडक्शन 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। तो तुमको तुम्हारा प्रीवियस ईयर चेक करना है, प्रीवियस ईयर में तुमने इनमें से कोई भी पेमेंट्स की हो, इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट्स की हो, उन सारे पेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट का क्या करना है, टोटल करना है, एग्रीगेट करना है। वो एग्रीगेट अमाउंट हम तुमको एटीसी में क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। लेकिन अगर वो एग्रीगेट 1.5 लाख या उससे कम हुआ तो पूरा का पूरा एग्रीगेट अमाउंट हम तुमको एटीसी में अलाउ कर देंगे। समझ में आ रहा है?
लेकिन अगर वो एग्रीगेट अमाउंट एटीसी की पेमेंट्स या एटीसी के इन्वेस्टमेंट्स का एग्रीगेट अमाउंट अगर वो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा निकला, तो मित्रों हम तुमको मैक्सिमम 1.5 लाख जितना अमाउंट एटीसी में अलाउ कर सकते हैं। एक्सेस अमाउंट इग्नोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कौन सी पेमेंट्स है, कौन से इन्वेस्टमेंट्स है, बस अब उसके बारे में जान लो। तो प्रीवियस ईयर में ऐसी पेमेंट देखते ही, ऐसा इन्वेस्टमेंट देखते ही उसको कहां ले जाना, एटीसी में ले जाना, बात खत्म हो गई। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले एसएससी कौन है? रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कुछ भी हो सकता है। ऐसे एसएससी ने जो भी एग्रीगेट पेमेंट्स या इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे जो स्पेसिफाई किए हैं कहां पे, एटीसी में, तो उन पेमेंट्स या इन्वेस्टमेंट्स का एग्रीगेट अमाउंट एटीसी में अलाउ किया जाएगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,50,000। तो या तो एग्रीगेट अमाउंट अलाउ हो जाएगा या तो 1,50,000 अलाउ हो जाएगा, विच एवर इज लोअर। समझ में आ रहा है? अब ये नोट नंबर, ये जो नोट यहाँ पे लिखी है ना, खाली एक बार पढ़ के छोड़ दो, खाली पढ़ के छोड़ दो, समझेगा नहीं कुछ भी अभी। इसको तुम समझोगे तब जब मैं तुमको एटीसीसी पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो फिलहाल के लिए अपने को खाली इतना याद रह सकता है क्या? बोलो। तो अब कौन से पेमेंट्स का या इन्वेस्टमेंट्स का अपने को एग्रीगेट करना है? कौन सी पेमेंट्स है या इन्वेस्टमेंट है जिसको एटीसी में क्या किया है, स्पेसिफाई। सबसे पहली पेमेंट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर सकते हो? तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तुमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा होगा, उसको एटीसी में क्वालिफाई करवा लो। लेकिन रुको, अब कुछ बातें बताते हैं, उसको ध्यान में रखना। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तुमने किसी का भी पे किया होगा, हम एटीसी में क्वालिफाई करवा देंगे। तो अगर इंडिविजुअल हो ना तो खुद का पे करना, हम क्वालिफाई करने देंगे। स्पाउस का भी पे किया, वो भी हम क्वालिफाई करने देंगे। तुम्हारे बच्चों का भी पे किया, वो भी हम क्वालिफाई करने देंगे। तो प्रीमियम तुम एज एन इंडिविजुअल किसका पे कर सकते हो? खुद के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, स्पाउस के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, और अपने किसी बच्चे की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। और अगर एचयूएफ हो तो अपने किसी मेंबर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम तुमने पे किया होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब सर मैंने मेरे ताऊ जी का पॉलिसी निकाला, बड़े पापा का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला और उसका प्रीमियम मैंने भर दिया, तो क्या वो प्रीमियम तुमको एटीसी में अलग होगा? साफ साफ बोला है, तुम्हारा, तुम्हारे स्पाउस का, तुम्हारे बच्चों का ही प्रीमियम हम क्वालिफाई होने देंगे। इसके अलावा तुमने और किसी का भी प्रीमियम भरा होगा, उसका हम तुमको एटीसी में कोई डिडक्शन नहीं देंगे। तुमने तुम्हारे सगे माँ बाप का भी अगर प्रीमियम भरा हो, उसका भी हम एटीसी में डिडक्शन, माँ बाप तुम्हारा भरने चाहिए, तुम माँ बाप का भरोगे तो नहीं चलता है। नहीं समझे? तुम तुम्हारा भरो, तुम्हारा स्पाउस का भर दो, तुम्हारे बच्चों का भर दो। स्पाउस तुम पे डिपेंडेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बच्चे तुम्हारे पे डिपेंडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बच्चे माइनर भी हो सकते हैं, मेजर भी हो सकते हैं। बच्चे मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। अब देखो एग्जाम में कैसे घुमाते हैं ये लोग। एग्जाम में एक एडजस्टमेंट डाला, बोला ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर assessee paid life insurance premium amounting to rupees 50,000 for his daughter who was married 10 years ago. क्या वो प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एटीसी में आकर क्वालिफाई हो सकता है? हो सकता है? अरे बेटी की तो शादी हो गई है, तो क्या शादी होने से वो मेरी बेटी नहीं रही? आज भी वो मेरी बच्ची है ना। शादी हो जाने से बाप बेटी का रिलेशन थोड़ी खत्म हो जाता है। तो ऐसा कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुम जो प्रीमियम भरोगे वो अनमैरिड चिल्ड्रन का होना चाहिए। अरे तुम्हारे बच्चे होने चाहिए, बस बात खत्म। तुमने तुम्हारे बच्चों का प्रीमियम भर दिया। अब बच्चे तुम पे डिपेंडेंट हो या ना हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, माइनर हो, मेजर हो, ऐसा कहीं कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने ये सब चीजें क्यों लिखी है पता है? क्योंकि यही सारी चीजों में ना एग्जाम में वो लोग गलतियां करवाते हैं। स्पाउस बोल दिया तुम पे डिपेंडेंट नहीं है, हाय हाय अभी मैं क्या करूं, स्पाउस तो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं था फिर भी उसका प्रीमियम भर दिया, तो हाँ तो क्या हो गया? कहीं पे भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि स्पाउस डिपेंडेंट होगा तो ही उसका प्रीमियम हम तुमको अलाउ करेंगे। स्पाउस डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। समझे? तो सोचो किसका प्रीमियम भरना है बताओ। खुद का भर दो, स्पाउस का भर दो, और अपने बच्चों का प्रीमियम भर दो अगर इंडिविजुअल हो तो। और अगर एचयूएफ हो तो अपने किसी भी मेंबर का प्रीमियम भर दो।
तो जितना भी प्रीमियम तुमने भरा होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो हम एटीसी में क्वालिफाई करेंगे, प्रोवाइडेड वो प्रीमियम औकात में रहकर पे किया है। और ये औकात तुमको ऑलरेडी मालूम है। नहीं 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 नहीं, इंग्लिश पढ़ो, ये मैंने ऑलरेडी तुमको पढ़ाया है जब हम लोग आईएफओएस कर रहे थे, कि अगर पॉलिसी निकाली गई है 1 अप्रैल 2003 या उसके बाद, तो ऐसी पॉलिसी का मैक्सिमम प्रीमियम 20% ही हो सकता है। 20% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड, तो उतना ही प्रीमियम हम एटीसी में क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। तो अगर तुमने प्रीमियम भरा था 20% या उससे कम, तो सारा प्रीमियम हम एटीसी में क्वालिफाई करेंगे। और बाद में जब इस पॉलिसी का मेच्योरिटी प्रोसेस आएगा फ्यूचर में, वो भी हम 1010D में क्या करेंगे, एग्जाम करेंगे। याद आता है? लेकिन इसके लिए पॉलिसी निकाली है 1 अप्रैल 2003 या उसके बाद, लेकिन 31 मार्च 2012 या उसके पहले। अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तुमने निकाली है 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद, लेकिन 31 मार्च 2013 या उसके पहले, तो ऐसी पॉलिसी का कितना प्रीमियम हो सकता है, 10% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड। तो तुमने प्रीमियम 10% या उससे कम भरा था, पूरा प्रीमियम क्वालिफाई करवा लो। अरे हाँ के ना? और बाद में जब इस पॉलिसी का फ्यूचर में मेच्योरिटी प्रोसीड्स आएगा, वो भी 1010D में फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमने मेच्योरिटी प्रोसीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी बात कर ली है, कहां पे, आईएफओएस साइड पे। अब हम वो मेच्योरिटी प्रोसीड्स एग्जाम्प्ट होगा, वो तो तभी होगा ना जब हर साल का प्रीमियम तुम इतना भरोगे, और जब हर साल प्रीमियम भरोगे तो वो प्रीमियम एटीसी में भी तो डिडक्शन क्लेम करोगे। नहीं समझे? तो जागो ग्राहक जागो। अगर वही पॉलिसी निकाली थी 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद, तो भी प्रीमियम होना चाहिए 10% ही। लेकिन अगर वो पॉलिसी निकाली थी किसी हैंडीकैप के लिए, यानी कि ऐसे पर्सन के लिए हुई सफरिंग विद डिसेबिलिटीज एज स्पेसिफाइड अंडर एटीयू, या फिर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एलिमेंट्स डिजीजेस एज स्पेसिफाइड अंडर एटीडीडीबी, तो जिस पर्सन की तुमने पॉलिसी निकाली है, तुम्हारी, तुम्हारे स्पाउस की, तुम्हारे बच्चों की, एचयूएफ तो मेंबर था, अरे हाँ के ना? अगर दे आर सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज स्पेसिफाइड अंडर एटीयू, या फिर एलिमेंट्स यानी कि बीमारी स्पेसिफाइड अंडर एटीडीडीबी, तो ऐसे पर्सन की पॉलिसी अगर तुमने 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद निकाली है, तो ऐसी पॉलिसी का प्रीमियम मैक्सिमम 10 नहीं 15% ले लेना। समझ में आ रहा है? तो प्रीमियम्स हर साल तुम भरो, इतने भरो या इससे कम भरो, पूरे प्रीमियम एटीसी में क्वालिफाई हो जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो बात अलग है, पूरे प्रीमियम एटीसी में क्वालिफाई हो जाएंगे। और फर्दर 1.5 लाख की लिमिट के सब्जेक्ट भी मिलने वाले हैं। समझ में आ रहा है? पहले तो पूरा प्रीमियम लिमिट में था, हाँ, तो पूरा प्रीमियम तुम एटीसी में क्वालिफाई करवा लो। लेकिन अगर प्रीमियम किसी भी साल का इस लिमिट से ज्यादा दिया गया है, तो जो भी एक्सेस प्रीमियम दिया होगा ना लिमिट से ज्यादा, वो एटीसी में क्वालिफाई हो ही नहीं सकता है। लिमिट जितना अमाउंट है एटीसी में क्या करवाओ, क्वालिफाई। और बाद में सुनो, याद रखना, अब जब फ्यूचर में इस पॉलिसी का मेच्योरिटी प्रोसेस मिलेगा ना, तो वो टाइम पे वो मेच्योरिटी प्रोसेस भी एग्जाम्प्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रीमियम तुम लिमिट से ज्यादा भर रहे हैं। एक तो वो एक्सेस प्रीमियम एटीसी में क्वालिफाई भी नहीं होगा, और बाद में जब उस पॉलिसी का मेच्योरिटी प्रोसीड्स होगा, तो मेच्योरिटी प्रोसीड्स भी बाद में एग्जाम्प्ट नहीं होगा। वो मेच्योरिटी प्रोसीड्स आईएफओएस बन के टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन उसमें से प्रीमियम्स माइनस करने के बाद जो एक्सेस अमाउंट बचेगा, वो आईएफओएस इनकम बन के टैक्सेबल होगा, जो मैंने तुमको ऑलरेडी आईएफओएस में पढ़ाया है। याद रहेगा ये सब पक्का? तो बताओ, तुम एक इंडिविजुअल हो, तुमको प्रीमियम किसका भरना है, खुद का, स्पाउस का, बच्चों का, और अगर एचओएफ हो तो अपने किसी। लेकिन याद रखना, हर साल का प्रीमियम इस लिमिट के जितना ही पे करना। तो इस लिमिट जितना ही प्रीमियम हम एटीसी में क्या करेंगे, क्वालिफाई। यानी कि अगर तुमने प्रीमियम इतना भरा हो या इससे कम भरा हो, पूरा प्रीमियम एटीसी में क्वालिफाई होगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा प्रीमियम भरा होगा, तो इतना प्रीमियम एटीसी में क्वालिफाई करवा लेना, एक्सेस प्रीमियम एटीसी में क्वालिफाई नहीं होगा, वो इग्नोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे हाँ बोलो। अब याद रखना, अगर तुमने प्रीमियम पे किया है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया ना, वो पॉलिसी तुमको कौन सी कंपनी से निकलवानी है, खाली एलआईसी के पास से? कि दूसरी कोई इंश्योरेंस कंपनी का भी पॉलिसी चलता है? अगर मान लो तुमने एचडीएफसी लाइफ के पास से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली और तुमने प्रीमियम भरा, तो क्या वो प्रीमियम क्वालिफाई हो सकता है? हाँ, प्रोवाइडेड प्रीमियम
तुम्हारा स्पाउस का बच्चों का हो, मेंबर एचओएफ हो तो मेंबर का हो, और प्रीमियम लिमिट्स में भरा गया हो, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुमको लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी एलआईसी के पास से ही निकलवानी पड़ेगी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास से निकाली जा सकती है, उसका प्रीमियम हम तुमको एटीसी में अलाउ करेंगे, याद रहेगा। अच्छा, ये प्रीमियम तुमको कैसे भरना है? प्रिस्क्राइब मोड से भरना है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। तो इवन इफ अगर तुमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कैश में भी भरा होगा तो भी वो तुमको एटीसी में क्वालिफाई हो जाएगा। जानबूझ के ये सारी डिटेल्स देंगे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाज नॉट टेकन फ्रॉम एलआईसी, इट वाज टेकन फ्रॉम अ प्राइवेट इंश्योरर। तो क्या हो गया भाई, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है ना, तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से निकाली हो, उसका प्रीमियम हमको एटीसी में मिलता है। हमको कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो, हम उसका एटीसी में अमाउंट क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। जानबूझ के देंगे, हाँ पहले बोल रहा हूं। फिर ऐसा भी बोलेंगे, however the premium paid out of that 50% was paid in cash and the balance was paid in prescribed mode। कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा प्रीमियम क्वालिफाई होता है। फिर कहीं पे भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम तुमको कैश में नहीं पे करना है, प्रिस्क्राइब मोड से ही पे करना है। समझ में आ रहा है? हाँ, ये रिक्वायरमेंट कहाँ आएगी, 80D में, जब मेडिक्लेम प्रीमियम भरोगे। तो उनको पता है कि बच्चा 80C भी पढ़ के आया है, 80D भी पढ़ के आया है, हो सकता है उसको कंफ्यूज हो जाए। मेडिक्लेम प्रीमियम तभी अलाउ होता है 80D में जब वो अदर देन कैश पे किया हो, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो देंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन बोलेंगे कि ये सारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तुमने कैश में भरा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्रीमियम क्वालिफाई होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो चलो पहले बताओ, किसका प्रीमियम भरना है, पता चला? अच्छा, इनके अलावा तुमने किसी और का प्रीमियम भर दिया तो क्या उस प्रीमियम का अमाउंट तुमको एटीसी में क्वालिफाई होगा? नहीं होगा, इग्नोर करना है, बराबर है। प्रीमियम मैक्सिमम कितना भरना है वो पता चला? मैक्सिमम कितना प्रीमियम एटीसी में क्वालिफाई हो सकता है? प्रीमियम कैश में भी हो सकता है या अदर दिन कैश भी पे करो तो भी चलता है। प्रीमियम अगर तुमने किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दिया होगा तो वो प्रीमियम क्वालिफाई होगा, हाँ के ना? बस यही सारी बातें लिखी है। नोट 2 पढ़ो, नोट 3 पढ़ो, और नोट 4 तो ऑलरेडी तुमने पढ़ लिया, बराबर है ना? तो नोट 1, नोट 2, नोट 3 पढ़ के जल्दी खत्म करो। यस मंथन, बोल बेटा। हाँ, देख ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला है, बराबर है ना? लेकिन अगर लीगली शादी हुई है तो स्टेप चिल्ड्रन भी काउंट हो सकते हैं। तो दोनों शादी के दोनों बच्चे, दोनों वाइफ, लेकिन ऐसा अलाउड नहीं है ना। जब तक तुम एक शादी से तलाक ना दो तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। शरिया में अलाउड है, हिंदू मैरिज एक्ट में अलाउड नहीं है ना? तो हिंदू मैरिज एक्ट में तो जब तक तुम पहली बीवी को तलाक नहीं देते हो तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते हो, वो जुर्म है, तुमको जेल भी जाना पड़ सकता है उसके लिए। मुस्लिम्स में अलाउड है ना, तो वो लोग तो कर ही सकते हैं। यस, कर सकते हैं, समझा? लीगली वेडेड हस्बैंड वाइफ होने चाहिए, समझे? बढ़ू आगे, पक्का इतना पढ़ा तुमने? समझ में आया? जो चीज मैंने डिस्कस किया वही है क्या कुछ अलग है? सेम है? लिमिट्स याद रखोगे? डेट के साथ लिमिट्स याद रखनी, हाँ। नीचे कलर कलर ब्लू कलर में क्या लिखा है, पढ़ लो तो। हाँ, तो मतलब जो पॉलिसी निकाली जा रही है उस पॉलिसी का पूरे साल का प्रीमियम कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, ऐसा बोला है। पूरे साल का एनुअल प्रीमियम हमने पे किया, वो अमाउंट इस लिमिट के अंदर होना चाहिए, ऐसा बोला है। और ये लिमिट है ना, 20% प्रीमियम दिया था उसका नहीं है, 20% कैपिटल सम अश्योर्ड का है। देख कि पॉलिसी कितने की निकाली थी, 10 लाख की, तो 10 लाख का 10%, 1 लाख। तो देख तूने 1 लाख प्रीमियम दिया है कि उससे ज्यादा दिया है? तो 1 लाख से ज्यादा प्रीमियम दिया होगा तो एक्सेस प्रीमियम इग्नोर हो जाएगा, 1 लाख अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कैपिटल सम अश्योर्ड का 10%, 20%, 15%, किसका? कैपिटल सम अश्योर्ड का। मतलब जो पॉलिसी निकाली वो पॉलिसी कितने की थी, पॉलिसी में कितना सम अश्योर किया जा रहा है,
कि कम से कम इतना तो पैसा मिलेगा ही पॉलिसी का। समझ में आ रहा है? उसको बोलते कैपिटल सम अश्योर्ड। उसका कितना परसेंट निकालोगे? 10%, 15%, 20%। तो तुम्हारा प्रीमियम इस रेंज में होना चाहिए। तो प्रीमियम के लिए बेंचमार्क सेट किया, समझा? अब तुमने जो प्रीमियम पे किया होगा उसको इस अमाउंट से कंपेयर करना है। तुम्हारे प्रीमियम का 10% मत निकाल लेना पागल के जैसा, नहीं तो कितना ही कम अमाउंट आएगा, हर बार क्वालिफाई हो जाएगा। समझे? कलर कलर ब्लू कलर पड़ा ना? अब ये जो है ना, यहाँ पे एक नोट 5 है, नोट नंबर 5 पढ़ो क्या लिखा है। सोचो, टोटल 18 पेमेंट्स है। 18 पेमेंट्स में से ये पहली पेमेंट है खाली, और पहली पेमेंट के अंदर 5-5 नोट्स है, देख लो। तुम जिस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को निकाले, उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम तुमने एटीसी में हमसे डिडक्शन लिया, तो याद रखना वो पॉलिसी तुम 2 साल तक सरेंडर नहीं कर सकते। 2 साल तक उसका जितना प्रीमियम होगा वो सारा प्रीमियम कंटिन्यूअसली तुमको 2 साल तक भरना पड़ेगा। 2 साल कब से? जब से वो पॉलिसी निकाली थी। सो फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ पॉलिसी 2 साल तक का जितना भी प्रीमियम्स होगा सारा प्रीमियम्स भरना है, और 2 साल तक पॉलिसी को सरेंडर नहीं करना है। अगर ये 2 साल के अंदर अंदर तुमने प्रीमियम्स पे करना बंद कर दिया या फिर पॉलिसी को सरेंडर कर दिया, तो अब तक का जितना भी प्रीमियम इस पॉलिसी का हमने तुमको एटीसी में अलाउ किया था, वो अब हम तुम्हारी डीम्ड इनकम मान के आईएफओ साइड में टैक्सेबल कर देंगे। ऐसा इंग्लिश में लिखा है। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे ना एक और छोटा सा पॉइंट है जो मेरे को तुमसे डिस्कस करना है, बराबर है ना? ध्यान से देखना। अब बहुत बार सिंगल प्रीमियम पॉलिसी आती है, सुना है क्या कभी सिंगल प्रीमियम पॉलिसी? अरे, अगर पॉलिसी 20 साल की निकाली तो तुम हर साल प्रीमियम भरते हो ना, तो वो हर साल के प्रीमियम वाली पॉलिसी हुई। तो तुमको 20 बार प्रीमियम भरने पड़ेंगे, ईयरली प्रीमियम्स। तो तुमको 20 बार प्रीमियम ना भरने पड़े, तुम 20 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर सकते हो, उसको बोलते हैं सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। तो तुमको ये पॉलिसी का इतने साल का प्रीमियम एक साथ भरने पे कुछ फायदा होगा? बहुत फायदा हो सकता है। अगर मान लो कि तुम पॉलिसी निकाल रहे हो कितने की, 10 लाख की पॉलिसी निकाल रहे हो, कितने की पॉलिसी निकाल रहे हो, और ये पॉलिसी पे तुमको एनुअल प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम जो कंपनी ने बोला, तो कंपनी बोल रही है, इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि तुम हमको एनुअल प्रीमियम इस पॉलिसी का 95,000 हर साल देना। कितने साल के लिए? जितने साल के लिए तुमने पॉलिसी निकाली होगी। और फॉर एग्जांपल ये पॉलिसी का टर्म अगर कितना है, 10 साल का है, बराबर है ना? तो हर साल तुमको 95,000 का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा करके 10 साल में टोटल कितना प्रीमियम जाएगा? 9.5 लाख रुपया प्रीमियम तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। ये इंश्योरेंस कंपनी बोलती है अगर तुम 10 के 10 साल का प्रीमियम एक साथ पे करते हो तो हम तुमको बहुत सारा डिस्काउंट देंगे। 10 साल का प्रीमियम एक साथ भर दो, 8,50,000 या 8,80,000, चलो। तो ये 10 के 10 साल का सिंगल प्रीमियम, क्या बोला तुमसे, कितना चार्ज किया? तुमसे बोला 8.8 lakhs, कितना भर दो। समझ में आ रहा है? तो तुमको फायदा होगा क्या? हाँ यार, 60-70 हजार रुपया तुम्हारा प्रीमियम बच जाएगा। कहाँ 9.5 लाख रुपए का प्रीमियम देना पड़ता, कहाँ पे 8,80,000 में मेरा काम हो जा रहा है। अब मेरे पास कुछ एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है जिसका मेरे को कोई यूज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, वो 8,80,000 रुपया प्रीमियम दे के 10 साल का शांति। समझे कि नहीं? अब ये पॉलिसी मैंने कब निकाली? चलो मान के चलते ये पॉलिसी मैंने निकाली 1 अगस्त 2025 को निकाली। कब निकाली पॉलिसी मैंने ये? तो इसको बोलेंगे डेट ऑफ इशू। इस दिन पॉलिसी निकाली। कितने साल के लिए निकाली? तो पॉलिसी का मेच्योरिटी 10 साल के बाद होगा। तो 10 साल का टाइम खत्म कब होगा ये बताओ? 1 अगस्त 2035 में ये पॉलिसी क्या होगी, मेच्योर होगी। अरे बराबर ना? तो पॉलिसी मैंने निकाली है इस दिन, और पॉलिसी चल रही है इस दिन तक, मतलब इस दिन मेरी पॉलिसी क्या होगी, मेच्योर होगी।
तो बोला यहां से लेकर यहां तक का अगर आप हर साल प्रीमियम पे करोगे तो आपको हर साल 95 प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन आप एक काम करो, ये 10 का प्रीमियम एक साथ पे कर दो, आपको 8.8 लाख पे करना है। अब तुमको है ना, अगर ये 8,80,000 तुमने इसी साल भरा है तो पूरा 8,80,000 क्वालिफाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉलिसी देखो 1 अप्रैल 2013 के बाद निकाली है। तो ऐसी पॉलिसी का मैक्सिमम प्रीमियम कितना होना चाहिए? 10%। 10% ऑफ कैपिटल सम अश्योर। तो 10 लाख का 10% निकालो, 1 लाख रुपया आएगा यार। तो 8,80,000 1 लाख से तो कितना ज्यादा है, तो पूरा 7,80,000 वेस्ट हो जाएगा और खाली 1 लाख रुपए ही क्या होगा? क्वालिफायर। क्या फालतूगिरी कर रहे हो? ऐसा करना भी मत बेशरम। क्योंकि वो जो तुम 1 लाख की लिमिट देख रहे हो वो एनुअल प्रीमियम की लिमिट है, और एनुअल प्रीमियम की लिमिट तुम 10 साल के प्रीमियम पे कैसे लगा सकते हो? 10 साल के प्रीमियम को ईयरली प्रीमियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उस प्रीमियम में से थोड़ा 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 प्रीमियम हर साल तुमको क्लेम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो बताओ, अगर ये प्रीमियम 10 साल का था, कितना प्रीमियम? 8,80,000 10 साल का था, तो ईयरली प्रीमियम एनुअल प्रीमियम कितना होना चाहिए? मेरे प्रीवियस ईयर के लिए, एनुअल प्रीमियम कितना होना चाहिए? 88,000। तो तुमने क्या किया? 8,80,000 डिवाइडेड बाय 88,000 आया, गलत हो जाएगा। अब यही पे कैच है। इन लोगों ने बोला कि अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी थी, कौन सी पॉलिसी? तो उस पॉलिसी का जितना भी प्रीमियम तुमने भरा है, जितने भी टर्म के लिए भरा है, उस प्रीमियम को तुमको स्प्रेड करना पड़ेगा ओवर द नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स कवर्ड बाय दिस टर्म। एक मिनट, प्रीमियम को पॉलिसी के टर्म में स्प्रेड करने के लिए नहीं बोला, प्रीमियम को स्प्रेड करो ओवर द नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स कवर्ड बाय द टर्म ऑफ पॉलिसी। कितने प्रीवियस ईयर्स ये पॉलिसी के टर्म में कवर हो रहे हैं, उतने प्रीवियस ईयर्स में तुमको ये प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा? स्प्रेड करना पड़ेगा। तो कितने प्रीवियस ईयर कवर होंगे? 10 झापड़ मिल जाएगी। काउंटिंग करो, ये है तुम्हारा प्रीवियस ईयर 25 26, और ये है तुम्हारा प्रीवियस ईयर। काउंट करो नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, उंगली पे काउंट करो। तो तुम कैसे डिवाइड बाय 10 कर सकते? नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स कवर्ड बाय पॉलिसी टर्म इज नॉट 10, इट इज 11। तो तुमको ये 11 प्रीवियस ईयर में स्प्रेड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसको तुम डिवाइड क्या करोगे? डिवाइड बाय 11 मंथ्स, सॉरी 11 प्रीवियस ईयर्स, बराबर है? तो कितना आएगा? 80,000 पर प्रीवियस ईयर, बराबर है ना? तो एक प्रीवियस ईयर का प्रीमियम कितना आएगा? जल्दी बोलो। तो अब इस साल तुम 8,80,000 नहीं रे पागल, ए पागल, इस साल 8,80,000 नहीं, कितना क्वालिफाई करवाओ? 80। अब इस 80 को 1 लाख की लिमिट से कंपेयर करो। क्या ये 80 1 लाख की लिमिट के अंदर है? पूरा 80 इस साल क्वालिफाई, अगले साल का भी 80, अगले प्रीवियस ईयर का भी 80। जो 1 लाख की लिमिट के अंदर ही होगा वो अगले साल 80,000 अगले साल क्वालिफाई होगा। उसके बाद वाले प्रीवियस ईयर में अगेन 80, उसके बाद वाले प्रीवियस ईयर में अगेन 80। ऐसे करके तुमको ये प्रीमियम हर साल 80 करके क्लेम करना है। समझ में आ रहा है? बोलो, क्लियर है बेटा? अब मान लो इसी पॉलिसी का तुमसे प्रीमियम लिया होता 11,20,000, 11 लाख लिया होता, चलो कितना लिया होता? तो डिवाइड बाय 11, तो हर साल का प्रीमियम कितना था? 1 लाख। 1 लाख के बराबर ही है, ज्यादा नहीं हुआ है। 10% ऑफ 10 लाख कितना आएगा? 1 लाख। तो 1 लाख के अंदर ही है या 1 लाख के बराबर है, तो क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब मान लो अगर 12,10,000 लिया होता तो 10 साल के टर्म के लिए इंश्योरेंस कंपनी तुमसे 12,10,000 ले रही होती तो डिवाइड बाय 11 करो। डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर्स करने हैं यार, टोटल प्रीमियम का खाली अमाउंट बदल रहा हूं, ये तो सेम ही रहने वाला है ना। तो बताओ कितना? अगर इधर 11 सॉरी 12 लाख
10,000 लिया होता तो डिवाइड बाय 11 करते तो कितना आता? 1 लाख। हर साल का 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, लेकिन हर साल की लिमिट आती 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। समझ में आ रहा है? तो हर साल 10-10 का प्रीमियम इग्नोर होता, 1 लाख 1 लाख क्वालिफाई होता, और बाद में जब मेच्योरिटी पे पैसा आता वो भी एग्जाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि ईयरली प्रीमियम तो लिमिट से ज्यादा दे रहे हैं। वो तो खाली तुमको समझाने के लिए लिखा बेटा, कि कोई बंदा सिंगल प्रीमियम क्यों भरेगा। समझा? इसको तो पिक्चर में नहीं लाना है। लो, अगर एनुअल प्रीमियम वाली पॉलिसी होती तो हर साल जितना प्रीमियम पे कर रहा हूँ हर साल वो क्वालिफाई करवाता, सब्जेक्ट टू लिमिट। अरे हाँ के ना? लेकिन वो एनुअल प्रीमियम में पे ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो 10 साल की पॉलिसी का प्रीमियम, 10 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर दे रहा हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। समझे? बढ़ो आगे। तो ये 80,000 पर प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? शैल क्वालिफाई इन एवरी प्रीवियस ईयर फ्रॉम previous year 25, 26 to previous year 35, subject to limit, subject to कौन सी लिमिट? एनुअल लिमिट। और एनुअल लिमिट कितनी है इस पॉलिसी के केस में? पॉलिसी निकाली थी 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद, तो कैपिटल सम एश्योर्ड का कितना परसेंट? 10%। वो एनुअल लिमिट है। उस एनुअल लिमिट के सब्जेक्ट टू ये प्रीमियम क्या होगा? क्वालिफाई होगा हर साल। समझ में आ रहा है? फुल इंग्लिश है। अब ये सेम कॉन्सेप्ट है ना, एटीडी में भी आएगा। और तब मैं वापस पूछूंगा तो वापस से तुम गलती करोगे, पक्की बात है। क्योंकि बाय दैट टाइम तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आ गई होंगी, तो ये इवेपोरेट हो जाएगा ये सब। धूप में ज्यादा मत निकलना, ठीक है? बढ़ो आगे। तो एक काम करता हूँ, ये जो नोट्स है ना, नोट्स के अंदर ही मैं इसको किधर तो इंसर्ट कर देता हूँ, सो दैट तुमको ढूंढने में आसानी हो। ठीक है सर? इधर हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा पेज इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा? और इसी पेज में मैं यहाँ पे वो जो लिखा है इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ऐसा लिख दूँ यहाँ पे, इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। ठीक है? सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के केस में क्या करना है, ऐसा करना है। ठीक है? ये मैंने नोट्स के अंदर ही डाल दिया, तो आज मैं शेयर करूंगा तो ये वहां पे तुमको मिल जाएगा साथ में। ठीक है? चलो, अब पहली पेमेंट तो राजा खत्म हो गई। अब दूसरी पेमेंट कौन सी दिख रही है, चेक करो। दूसरी पेमेंट कौन सी दिख रही है? एनी पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी प्लान बाय एन फॉर हिमसेल्फ और सेल्फ और फॉर हिज स्पाउस और चिल्ड्रन। पहली पेमेंट ये लोग बोल रहे कौन सा करो? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दो। तो हो सकता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तुमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हो, तो जो भी प्रीमियम पे किया था सब्जेक्ट टू नोट्स, वो प्रीमियम जाके एटीसी में क्या करना? क्वालिफाई। जो बातें बताई उनको ध्यान में रख के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पे किया होगा उसको एटीसी में क्वालिफाई करवाना। कितना क्वालिफाई करवा सकते हो, किसके लिए क्वालिफाई करवा सकते हो? सिंगल प्रीमियम पॉलिसी हुआ तो क्या करने का, किसी और का प्रीमियम हुआ तो क्या करने का, कैश में दिया तो क्या करने का, वो सब याद रखो। वो सब याद रखते हुए पहली पेमेंट कौन सी? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसको एटीसी में क्या करवाओ? क्वालिफाई। अब दूसरी पेमेंट हो सकता है कि तुमने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दूसरी कौन सी पेमेंट की हो, कि भाई कोई नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी प्लान था जो तुमने तुम्हारे लिए निकाला हो, तुम्हारे स्पाउस के लिए निकाला हो, या फिर तुम्हारे बच्चों के लिए निकाला हो। तो उस नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी प्लान के लिए भी अगर तुमने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई पेमेंट की हो, तो वो पेमेंट भी हम एटीसी में क्या कर देंगे?
क्वालिफाई कर देंगे सारी की सारी। लेकिन प्लान कौन सा होना चाहिए? नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी प्लान होना चाहिए। पहली बात तो नॉन कम्यूटेबल, दूसरी बात डेफर्ड, और तीसरा एन्युटी। ऐसा कोई प्लान होना चाहिए। तो प्लान की खासियत क्या है मालूम है? ये प्लान की खासियत है कि इससे पैसा अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, इसीलिए बोलते हैं डेफर्ड। अरे समझे? ये प्लान से पैसा बाद में लमसम बोल के नहीं मिलेगा, एन्युटी बोल के मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एन्युटी प्लान। और ये जो भी एन्युटी तुमको आने वाली थी उसको तुम कम्यूट नहीं करा सकते, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन कम्यूटेबल। तो ऐसे प्लान्स तो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के, म्यूचुअल फंड के, यूटीआई के ऐसे कोई प्लान हो सकते हैं। तो हो सकता है किसी भी इंस्टीट्यूशंस का ऐसा कोई नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी प्लान था जिसमें तुम हर साल पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, हर साल पैसा पे कर रहे हो। समझ में आ रहा है? किसके लिए? खुद के लिए पे करना तो एटीसी में क्वालिफाई हो जाएगा, स्पाउस के बेनिफिट के लिए पे करना तो भी एटीसी में क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन वो नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी प्लान तुमने तुम्हारे बच्चों के लिए निकाला होगा और उसके लिए भी अगर तुमने पेमेंट की होगी, वो भी एटीसी में क्या हो जाएगा? क्वालिफाई। याद रखना ये बेनिफिट एचयूएफ को नहीं मिलता। लाइफ इंश्योरेंस वाली पेमेंट तुम इंडिविजुअल होके भी कर सकते हो, एचयूएफ होके भी कर सकते हो, लेकिन ये वाली पेमेंट एक इंडिविजुअल ही करेगा, अपने लिए, स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए। तो ये पेमेंट एटीसी में क्या हो जाएगी? क्वालिफाई। जितनी भी पेमेंट इस साल की है सारी की सारी पेमेंट क्या हो जाएगी? क्वालिफाई। समझ में आ रहा है? अब नॉन कम्यूटेबल वर्ड हटा दो तो क्या बचेगा? डेफर्ड एन्युटी। तो बन गया अब तुम्हारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में बोला है कि तुमने कोई भी डेफर्ड एन्युटी प्लान में पैसा डाला, तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्पाउस के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, लेकिन वो पैसा तुम्हारी सैलरी में से डिडक्ट होके जा रहा है और तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो किसी भी, क्या बोला? किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट होके उस एम्प्लॉय के या उसके स्पाउस के या फिर उसके बच्चे के बेनिफिट के लिए जो डेफर्ड एन्युटी प्लान निकाला गया था उसमें जा रहा है वो पैसा। तो सैलरी में से हर साल पैसा कट रहा है और वो पैसा कहां जा रहा है? तुम्हारी सैलरी में से पैसा डिडक्ट होके डेफर्ड एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट किया जा रहा है। अरे हाँ के ना? वो डेफर्ड एन्युटी प्लान तुम्हारा भी हो सकता है, तुम्हारे स्पाउस के बेनिफिट के लिए भी हो सकता है और तुम्हारे बच्चों के बेनिफिट के लिए भी हो सकता है। तो जितना भी पैसा तुम्हारी सैलरी में से डिडक्ट होके इस साल ऐसे प्लान में डिपॉजिट करवाया गया, कंट्रीब्यूट करवाया गया, पे करवाया गया, वो अमाउंट हम तुमको एटीसी में क्वालिफाई कर देंगे, प्रोवाइडेड वो अमाउंट तुम्हारी सैलरी के 20% से ज्यादा ना हो। क्या तुम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो? क्या हर साल तुम्हारी, इस साल तुम्हारी सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट हुआ था? डिडक्ट होके तुम्हारे, तुम्हारे स्पाउस के, तुम्हारे बच्चों के डेफर्ड एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट हुआ है। तो जितना भी पैसा इस साल डेफर्ड एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट हुआ तुम्हारी सैलरी में से डिडक्ट होके, वो अमाउंट हम एटीसी में क्वालिफाई करेंगे, लेकिन याद रखना वो अमाउंट तुम्हारी सैलरी के 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी सैलरी, उसमें क्या क्या लोगे? बेसिक डीए इन टर्म्स। क्या लोगे? तो जो तुम्हारी पूरे साल की बेसिक थी और डीए इन टर्म्स था, उसका कितना निकाल लो? 20%। अगर अमाउंट तुम्हारी सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है और कंट्रीब्यूट हो रहा है, वो अमाउंट इस 20% जितना था या इससे कम था, तो पूरा अमाउंट क्वालिफाई कर लो। लेकिन अगर वो 20% से ज्यादा था तो 20% जितना अमाउंट क्वालिफाई कर लेना। एक्सेस अमाउंट जो कंट्रीब्यूट हो रहा है वो इग्नोर हो जाएगा, उसका एटीसी में तुमको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो पहली पेमेंट का नाम बोलो। पहली पेमेंट, सबसे पहली पेमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। दूसरी पेमेंट नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी प्लान। बराबर है ना? तो खाली पेमेंट का नाम याद रखो, अंदर की चीजें ऑटोमेटिक याद रहेगी कि वो पेमेंट का डिडक्शन लेने के टाइम पे हमको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। क्लियर है? तीसरी पेमेंट, नॉन कम्यूटेबल वर्ड हटा दो, तीसरी पेमेंट आ जाएगी डेफर्ड एन्युटी प्लान। समझ में आ रहा है ना? लेकिन उधर लिमिट भी याद रखनी है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में लिमिट भी याद रखनी है, वहां पे सारा अमाउंट क्वालिफाई नहीं हो जाता है। समझे? चलो चौथी पेमेंट, 4 साल की बच्ची हो गया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या मतलब छोटी बच्ची हो गया, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट तुम्हारे गर्ल चाइल्ड के लिए, मतलब जिस गर्ल चाइल्ड के तुम क्या हो? पेरेंट हो, या फिर जिस गर्ल चाइल्ड के तुम लीगल गार्डियन हो, ऐसी किसी गर्ल चाइल्ड के लिए अगर कोई सुकन्या
समृद्धि अकाउंट ओपन करवाया गया है, तो उस अकाउंट में हर साल जो पैसा जमा करवाया जाता है उसका ईटीसी में क्या मिलता है, डिडक्शन। हाँ के ना? तो पॉइंट नंबर 4, 4 साल की छोटी बच्ची हो गया, छोटी बच्ची मतलब सुकन्या, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, याद रहेगा। तो इस साल मैंने मेरी बच्ची के सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कुछ पैसा जमा करवाया, तो जितना भी पैसा मैंने इस साल जमा करवाया उसका मेरे को ईटीसी में क्या मिलेगा, डिडक्शन। अगले साल जो पैसा जमा करवाऊंगा उसका अगले साल डिडक्शन मिलेगा। पिछले साल जो जमा करवाया था उसका पिछले साल मिल गया था, उसके बाद वाले साल में जो जमा करवाऊंगा उस साल मेरे को उसका ईटीसी में क्या मिलेगा, डिडक्शन। और हर साल सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे इंटरेस्ट भी अक्रू होता है, इंटरेस्ट भी क्रेडिट होता है। वो 10-11A में फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाता है। और बाद में जब सुकन्या कन्या हो जाती है, सुकन्या मतलब छोटी बच्ची जब बड़ी हो जाती है, शादी की एज पे आती है, तो उसकी शादी ब्याह के लिए पैसा इस अकाउंट से विड्रॉ किया जाता है। या फिर जब वो आगे बड़ी हो जाती है और हायर एजुकेशन करने के लिए जा रही है, तो हो सकता है उसके हायर एजुकेशन के लिए इस अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए जाए। तो ये अकाउंट की मेच्योरिटी होती है जब सुकन्या बड़ी हो जाए, और तब इस अकाउंट का जो भी अमाउंट था वो क्या किया जाता है, विड्रॉ किया जाता है और सुकन्या के बेनिफिट के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो उस समय पे जो भी पैसा निकाला जाता है वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाता है। तो 3 पॉइंट्स याद रखना। पहला पॉइंट, हर साल पैसा डालोगे उसका ईटीसी में क्या लेना, डिडक्शन। पॉइंट नंबर 4 समझ में आ रहा है? हर साल इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, वो 10-11A में क्या करवाना, एग्जाम करवाना। और जब अकाउंट में से पैसा आएगा फ्यूचर में, समझ में आ रहा है, तब वो अमाउंट पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा 10-11A में। याद रहेगा? पक्का? चलो 4 नंबर का पॉइंट पढ़ा ना तुमने सबने। 5 नंबर, ये कितने हेड्स होते हैं, 5 में से पहला हेड, तो 5 हेड्स होते हैं, 5 में से पहला हेड सैलरी, सैलरी में ये पॉइंट हो गया। मैंने नहीं पढ़ा है, मेरे को मालूम है कि अगर तुम एक एम्प्लॉय हो और तुम्हारी इस पगार में से पैसा डिडक्ट हो रहा है और तुम्हारे आरपीएफ में जा रहा है, एसपीएफ में जा रहा है, एएसएफ में जा रहा है, तो जितना भी पैसा तुम्हारी सैलरी में से डिडक्ट होके तुम्हारे एसपीएफ में गया, आरपीएफ में गया, एएसएफ में गया, उसका तुमको ईटीसी में क्या मिल जाता है, डिडक्शन। लेकिन हाँ, जितना भी पैसा तुम्हारी सैलरी में से डिडक्ट होकर तुम्हारे यूपीएफ में गया था उसका तुमको ईटीसी में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। बराबर है ना? तो इस साल तेरी कितनी सैलरी थी, उस सैलरी में से कितना अमाउंट इस साल डिडक्ट होके तेरे एसपीएफ, आरपीएफ या यूपीएफ में गया, उतने अमाउंट का तेरे को इस साल ईटीसी में क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। समझ में आ रहा है? पक्का? रुको, एसपीएफ, आरपीएफ, एएसएफ और एक और होता है पीपीएफ। क्या होता है, याद करो, मैंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी बताया था। तो पॉइंट नंबर 6 में, तो पॉइंट नंबर 6 बोलता है कि अगर इस साल तुमने तुम्हारे पीपीएफ अकाउंट में, तुम्हारे बच्चों के पीपीएफ अकाउंट में या फिर तुम्हारे स्पाउस के पीपीएफ अकाउंट में जितना भी पैसा डिपॉजिट करवाया होगा, वो सारा अमाउंट तुमको हम एटीसी में क्या कर देंगे, क्वालिफाई कर देंगे। एटीसी के डिडक्शन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर तुम एक एचयूएफ और तुमने तुम्हारे किसी मेंबर के पीपीएफ अकाउंट में भी पैसा डाला होगा, वो भी अमाउंट हम एटीसी में क्या कर देंगे, क्वालिफाई कर देंगे, जिसका एचयूएफ को क्या मिलेगा, डिडक्शन। समझ में आ रहा है? तो ये जो डिडक्शन मिलेगा इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों को मिल सकता है। अब तक के जितने भी डिडक्शन देखे वो खाली इंडिविजुअल्स के लिए थे। पहला डिडक्शन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों के लिए था। समझ में आ रहा है? तो थोड़े सावधान रहना इन सारी चीजों में। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, पहला पॉइंट क्या था, पहला पहला लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरा नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी प्लान, तीसरा डेफर्ड एन्युटी प्लान, चौथा 4 साल की छोटी बच्ची यानी कि सुकन्या हो गया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, उसमें जो पैसा डिपॉजिट हुआ, आया ना। फिर पांचवा, 5 हेड्स होते हैं, 5 में से पहला हेड सैलरी, सैलरी हेड में ये आ गया था क्या, कि तुम्हारा जो भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है तुम्हारे एसपीएफ में, आरपीएफ में, एएसएफ में, यूपीएफ में नहीं, यूपीएफ में नहीं, है ना। तो तुम्हारा इस साल जो भी तुम्हारी सैलरी में से कंट्रीब्यूशन हो रहा होगा तुम्हारे प्रोविडेंट फंड्स में, उसका हम तुमको ईटीसी में क्या देंगे, डिडक्शन। लेकिन सुनो, इस साल तुमने जरूरी नहीं है कि प्रोविडेंट फंड में ही पैसा डाला हो। पॉइंट नंबर 6 बोलता है कि तुमने तुम्हारे पीपीएफ में भी पैसा डाला हो सकता है, तुमने तुम्हारे स्पाउस के या बच्चों के पीपीएफ में भी इस साल पैसा डाला हो सकता है। तो जितना भी पैसा तुमने इस साल जमा करवाया, डिपॉजिट करवाया, कहां पे, पीपीएफ अकाउंट में,
तुम्हारे पीपीएफ अकाउंट में, स्पाउस के पीपीएफ अकाउंट में, बच्चों के पीपीएफ अकाउंट में, और अगर एचयूएफ हो तो अपने किसी मेंबर के पीपीएफ अकाउंट में। जितना भी पैसा इस साल तुमने डिपॉजिट करवाया, जमा करवाया, कंट्रीब्यूट करवाया, समझ में आ रहा है, उस अमाउंट का तुमको इस साल क्या मिल जाएगा, ईटीसी में रिडक्शन। अगले साल जो जमा करोगे उसका अगले साल मिलेगा, पिछले साल जो करवाया था उसका पिछले साल मिल गया था। समझ में आ रहा है? अब इस साल हो सकता है कि पीपीएफ पे इंटरेस्ट भी क्रेडिट हो, तो पीपीएफ का खाता 15 साल के लिए बनता है। तुमको शायद से मैंने बताया ये सब कि कोई भी पीपीएफ अकाउंट बनता है ना, तो तुमको एक पीपीएफ अकाउंट ओपन करना होता है, तो तुमको किसी नेशनलाइज्ड बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है। वहां पे जाके उनको बोलना पड़ता है कि मेरे को एक पीपीएफ अकाउंट ओपन करने का फॉर्म दो, तो तुमको पीपीएफ अकाउंट ओपन करने का फॉर्म देते हैं, पीपीएफ अकाउंट ओपन होता है, फिर तुम वो पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करवाते जाओ, और जितना भी पैसा तुम्हारे पीपीएफ अकाउंट में होता है उस पर एक सर्टन रेट पे पीरियोडिक बेसिस पे इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जितना भी इंटरेस्ट तुम्हारे पीपीएफ अकाउंट में हर साल क्रेडिट हो रहा है, वो तुमको 10 सबसेक्शन 11 में फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाता है। और बाद में जब पीपीएफ का मेच्योरिटी होता है 15 साल के, सॉरी 15 साल के बाद जब पीपीएफ का क्या होता है, मेच्योरिटी होता है, तो मेच्योरिटी पे जो भी पीपीएफ का जमा किया हुआ पैसा था, इतने साल जो तुमने पैसा डाला वो, इतने साल जो इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हुआ वो सारा पैसा एक साथ मेच्योरिटी पे मिलता है। 10-11 में वो भी फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। अभी पैसा डालो तो डिडक्शन मिलेगा, रेगुलर इनकम आएगी इंटरेस्ट के फॉर्म में तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, और बाद में ये लमसम मिलेगा, पैसा विड्रॉ होगा मेच्योरिटी पे तो वो टाइम पे भी एग्जाम्प्ट होगा। एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट, याद रहेगा? सेम सुकन्या समृद्धि अकाउंट में भी एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट, पैसा डालो तो डिडक्शन, इंटरेस्ट अक्रू होगा तो एग्जाम्पशन, और बाद में ये पैसा वापस आएगा तो भी एग्जाम्पशन। याद रहेगा? पक्का? चलो अब 7 नंबर सुन के क्या याद आता है? धोनी। 7 नंबर एकदम धोनी से कनेक्ट है। धोनी मतलब इंडियन क्रिकेट टीम, नेशनल क्रिकेट टीम का कैप्टन। धोनी से नेशनल याद आना चाहिए, धोनी से नेशनल क्रिकेट, 7 नंबर से धोनी याद आएगा, तो धोनी से नेशनल क्रिकेट टीम का नेशनल याद आना चाहिए। अब नेशनल वाले सारे पॉइंट नंबर 7 में देखो, नेशनल सेविंग स्कीम में तुम इस साल पैसा लगा रहे हो, इस साल तुमने पैसा नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स में लगाया, इस साल तुमने कुछ पैसा नेशनल हाउसिंग बैंक के नोटिफाइड बॉन्ड्स में लगाया, सॉरी नेशनल हाउसिंग बैंक की नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम्स में लगाया, या फिर नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, उसके नोटिफाइड बॉन्ड्स में तुमने इस साल पैसा लगाया। तो इस साल तुमने तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट किया है, या फिर इस साल तुम पैसा पे कर रहे हो, किसके लिए? नेशनल सेविंग्स स्कीम में, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स के लिए, नेशनल हाउसिंग बैंक के डिपॉजिट स्कीम्स में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के नोटिफाइड बॉन्ड्स के लिए तुम पैसा लगा रहे हो। तो जितना भी पैसा इस साल तुमने इस प्रीवियस ईयर में इन्वेस्ट किया है यहां पे, वो सारा अमाउंट हम तुमको एटीसी में क्या कर देंगे, क्वालिफाई कर देंगे। याद रहेगा? हाँ बोलो। और रुको, खाली यही नहीं, एनएससी अगर तुमको याद आता है तो मैंने तुमको आईएफओएस में इसका डिस्कशन किया था कि नेशनल सेविंग स्कीम में जो भी पैसा तुम इस साल डालोगे उसका तो तुमको इस साल एटीसी में डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अब 15 साल के लिए पैसा भूल जाओ, 15 साल के बाद एनएससी मैच्योर होगा तब ये पैसा तुम्हारे पास वापस आएगा। तो जितना भी पैसा तुमने इस साल एनएससी में डाला, क्या बोला, जितना भी पैसा तुमने इस साल एनएससी में डाला उसका तुमको इस साल एटीसी में क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, ऐसा बोला हुआ है। लेकिन अब वो पैसा तुमको 15 साल के बाद तुमको वापस मिलने वाला है। तो 15 साल तक क्या होगा पता है, एनएससी में हर साल इंटरेस्ट अक्रू होगा, वापस से एनएससी में री इन्वेस्ट हो जाएगा, अक्रू होगा और वही पैसा तुम्हारा एनएससी में री इन्वेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा पता है, तुम्हारा इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग होता चला जाएगा, कि पहले साल का जो भी पैसा डाला था और प्लस पहले साल का इंटरेस्ट, दैट विल बी री इन्वेस्टेड फॉर द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, मेन प्रिंसिपल पे नहीं आएगा, प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट विल बिकम प्रिंसिपल इन द सेकेंड ईयर, उस पे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा। और जब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा ना, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पहले वाले साल के इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल के साथ ऐड होके वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा, उसमें तुमको थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आएगा। तुमको समझ में आ रहा है? तो हर साल तुम्हारा एनएससी का अमाउंट क्या हो जा रहा है,
एनएससी का इंटरेस्ट हर साल एनएससी में ही वापस से प्रिंसिपल बोल के री इन्वेस्ट हो जा रहा है, तो उसका दो इफेक्ट देना पड़ता है। पहला, एनएससी का जितना भी इंटरेस्ट था ना इस साल अक्रू हुआ है, वो सारा का सारा इंटरेस्ट तुम आईएफओएस में टैक्सेबल करो। कहां टैक्सेबल करो? और बाद में उस इंटरेस्ट का आके एटीसी में क्या ले लो? डिडक्शन। इनकम बनाई और बाद में वो इनकम अगर एनएससी में वापस से री इन्वेस्ट हो जा रही है तो उसका एटीसी में वापस से क्या ले लो? डिडक्शन। ऐसा फर्स्ट 14 ईयर्स के लिए होता है, क्योंकि 15वें साल का इंटरेस्ट अक्रू होगा और 15 साल खत्म होते ही तुमको मिल जाएगा, वो एनएससी में री इन्वेस्ट नहीं होने वाला है। तो 15वें साल का इंटरेस्ट का खाली एक ही इफेक्ट आएगा, आईएफओएस में टैक्सेबल करना पड़ेगा। और तुमको मालूम है 15वें साल का इंटरेस्ट बहुत हैवी अमाउंट आएगा, क्योंकि वो आखिरी साल का इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हो के इतना सारा पैसा जमा हो गया होगा उसके ऊपर, मतलब हाईएस्ट अमाउंट पे आने वाला हाईएस्ट इंटरेस्ट होगा वो उस साल का। ये चाहते ना तो हर साल के इंटरेस्ट को एग्जाम कर सकते थे, लेकिन इनको हर साल का इंटरेस्ट एग्जाम नहीं करना था, वो लास्ट साल का जो आखिरी इंटरेस्ट आएगा उसको टैक्सेबल करना था। इसलिए वो लोग ने ना इंटरेस्ट का एग्जाम्पशन नहीं दिया, क्योंकि ऐसा बोलते कि इंटरेस्ट का एग्जाम्पशन ले लो, बाद में 15वें साल का इंटरेस्ट एग्जाम नहीं होगा, तो सबको पता चल जाता कि गवर्नमेंट का इंटेंशन उस हाईएस्ट इंटरेस्ट में टैक्स लगाने का है। तो ये लोग ने बुद्धि लगाया, बोला हम उस एक भी साल के इंटरेस्ट को एग्जाम नहीं करेंगे। ना 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 ना, ना। हर साल का इंटरेस्ट हम तुमको आईएफओएस में टैक्सेबल करेंगे। हमको ऐसा भेदभाव थोड़ी करेंगे, हम पहले साल का भी इंटरेस्ट टैक्सेबल करेंगे और आखिरी साल का भी इंटरेस्ट टैक्सेबल करेंगे। हाँ, लेकिन सिंस हर साल का इंटरेस्ट री इन्वेस्ट हो जाता है ना, तो जाओ तुम उसका एटीसी में क्या ले लो? डिडक्शन। तो तुमने बोला ये तो अच्छा ही है ना, एग्जाम्पशन नहीं दे रही है, फिर भी एक टाइप से तो एग्जाम्पशन जैसा ही है। पहले इनकम बना रहे हैं, फिर उसका एटीसी में क्या दिलवा दे रहे हैं? डिडक्शन। ऐसा 14 साल तक हुआ, तुम बहुत खुश थे। 15वें साल में धक पाक, अरे तुम तो हर साल इंटरेस्ट का हमको एटीसी में डिडक्शन देते थे ना, इस साल क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस साल का इंटरेस्ट अब 16वें साल के लिए री इन्वेस्ट नहीं होने वाला है, ये तो तेरे हाथ में ही आ जाएगा 15 साल खत्म होते ही। तो मित्र, सिंस ये री इन्वेस्ट नहीं हो रहा है ना, इसलिए हम इसका एग्जाम्पशन नहीं दे सकते, सॉरी। देख, पहले 14 साल का तो दिया ना, तो तुम बोलो कि हटाना अभी है, पहले 14 साल को तो दे दिया, अभी 15वें साल का टैक्सेबल कर रहे तो क्या ही दिक्कत है, तब तुम छोड़ दोगे। लेकिन अगर एग्जाम्पशन बोला होता तो 15 के 15 साल का इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं मिलता सरकार को। समझ में आ रहा है? बहुत छानी है अपनी गवर्नमेंट, तुमको मालूम नहीं है ये सब चीज। चलो बताओ, पहले पहले 14 साल, पहले 14 साल, यहाँ पे पहले ये बात करो, पहले 14 साल इंटरेस्ट अक्रू होगा एनएससी का, तो उसका दो इफेक्ट देना है। पहले उसको आईएफओएस में टैक्सेबल करना है, और जितना भी अक्रू इंटरेस्ट तुमने आईएफओएस में टैक्सेबल किया उसका जाके एटीसी में डिडक्शन ले लेना। लेकिन 15वें साल का अगर इंटरेस्ट हुआ ना, तो उसका खाली एक ही इफेक्ट देना, उसको आईएफओएस में जाकर टैक्सेबल करना, और बाद में उसका एटीसी में कोई डिडक्शन नहीं मिलता। बराबर है ना? चलो, सबसे पहली पेमेंट बताओ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। दूसरी पेमेंट नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी प्लान, फिर नॉन कम्यूटेबल हटा दो तो तीसरी पेमेंट डेफर्ड एन्युटी प्लान। 4 साल की छोटी बच्ची हो क्या, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। पांच एड्स में से पहला है सैलरी में से आया एसपीएफ, आरपीएफ, एएसएफ का कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम हिज सैलरी। समझ में आ रहा है? और 5 नंबर के बाद 6 नंबर, 6 मतलब पीपीएफ, पीएफ आया था तो 6 में पीपीएफ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? पीपीएफ में अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन किया इस साल, कोई भी डिपॉजिट किया खुद के स्पाउस के, खुद के बच्चों में, बच्चों के पीपीएफ में, और अगर एचओएफ हो तो अपने मेंबर के पीपीएफ अकाउंट में, तो वो सारा अमाउंट एटीसी में क्वालिफाई हो जाएगा। बराबर है ना? अब सुनो, 7 नंबर धोनी मतलब नेशनल क्रिकेट टीम, नेशनल का नेशनल वर्ड पकड़ लेने का, नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। समझ में आ रहा है? ये खाली नाम याद रहेगा, तो यहाँ पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट एटीसी में क्या हो जाता है? क्वालिफाई। याद रहेगा? अब 8, 9, 10, 11 ये पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए। पहले 8 नंबर का पॉइंट बताऊंगा, फिर उससे 9 नंबर का पॉइंट बनाऊंगा, फिर 9 नंबर के पॉइंट से 10 नंबर का पॉइंट बनाऊंगा, 10 नंबर के पॉइंट से 11 नंबर का पॉइंट बनेगा, एक के बाद एक लाइन लगेगी उसकी। समझ में आ रहा है? तो वो 4 पॉइंट्स उस तरीके से याद रखने जैसे मैं बताऊंगा। आज के लिए इधर रुकते हैं, कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? कल मिलते हैं, बाय बाय।